हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कंपनी लॉ, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड। तो कौन सी सिचुएशन के अंदर जो है हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो कंपनी लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम कंपनी मतलब जो प्रोविजन है उसके मुताबिक ही हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये अपने मेंबर से डिफरेंट होती है, इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है सेपरेट होती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, दूसरे को स्यू कर सकती है। ये जो रूल था दैट वाज लेड इन सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी, जिसका मैंने अलग से जो है अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। ये जो सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी के अंदर ये फैक्ट एस्टेब्लिश किया गया था कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दा है। अगर कंपनी जो है लॉफुली इनकॉर्पोरेटेड है, अगर लॉफुली इनकॉर्पोरेटेड है तो उसके बेसिस पे लॉ उसको एक सेपरेट एंटिटी का दर्जा देता है, जो कि इसके मेंबर से डिफरेंट है, जिसको हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, तो ये कोई भी फंक्शन जो है खुद नहीं कर सकती। इसका फंक्शन इंडिविजुअल्स करते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। अगर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं कंपनी के साथ फ्रॉड करते हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ करते हैं या कोई ऐसा एक्ट करता है, ऐसा एक्ट करते हैं जो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाता है, तो वहां पे कोर्ट कहेगी कि आप यहाँ पे वेल उठाओ, देखो कि कौन से लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। और वहाँ पे डायरेक्टर और मेंबर को अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो कोर्ट के मुताबिक उनको जो है वो पनिशमेंट फेस करनी पड़ती है। जो कॉर्पोरेट एंटिटी था कि कंपनी जो है अपने मेंबर से सेपरेट है, उसके पीछे जो लॉजिक था ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना था। ये नहीं था कि कंपनी क्रिएट की जाए, लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए या ऐसी चीजें की जाए जो लॉ परमिट नहीं करता। तो उन सिचुएशन के अंदर कोर्ट जो है सरकमस्टांसेस फोर्स कर देते हैं कि पर्दे को उठाया जाए और देखा जाए कि पर्दे के पीछे कौन रियल कल्प्रेट है। और उस सिचुएशन के अंदर ये कंपनी और उसके मेंबर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे पर्दा इसलिए उठाया जाता है, देखा जा सके एक्चुअली फ्रॉड कौन कर रहा है। और उसी तरह जो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल है एक चेंजिंग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए भी इसको उठा सकते हैं। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के अंदर जो है कौन सी सिचुएशंस के अंदर, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इसको उठा सकते हैं। कॉमन लॉ एक्सेप्शंस है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस है, यहाँ पे लॉ ने जो है डिसाइड किया है सिचुएशंस कि इन सिचुएशंस के अंदर कंपनी और उसके मेंबर जो है उसको सेपरेट नहीं माना जाएगा। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस के अंदर जहाँ पे लॉ एक्सेप्शन देता है कि ये सिचुएशन है, तो वहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर जो है उनको सेपरेट नहीं माना जाएगा। Common law exception या judicial interpretation, determination of the character where the company is sham, where the company is acting as a agent of the company to protect of the revenue, avoidance of the welfare legislation, punishment of the contempt of court, determination of technical competency of the court, statutory exemption, number of member below statutory minimum, failure to refund application money, company not mentioned on a bill of exchange, group account, investigation into related company, and fraudulent ट्रेडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेचुटरी एक्सेप्शन, जहां पे लॉ जो है सिचुएशन लॉ के मुताबिक ये सिचुएशन है जहां पे कंपनी और उसके मेंबर को सेपरेट नहीं माना जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर फॉलिंग बिलो स्टेचुटरी मिनिमम, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नंबर 2 से कम हो जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 से कम हो जाता है, 1 पर्सन है तो 1 से। तो अगर यहाँ पे स्टेचुटरी मिनिमम से नीचे चला जाता है और ये बिजनेस कंपनी जो है कैरी ऑन करती है मोर देन 6 मंथ, तो वहां पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब उस पीरियड के अंदर अगर वो कोई डेट लोन वगैरह लेते हैं तो उसके लिए उनकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाती है। और उसी तरह मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि
स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जो है गलत बताई गई है, वो ट्रू नहीं है, और उस मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी व्यक्ति को कोई लॉस होता है या डैमेज होता है, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल जो है उठाई जाती है और देखा जाता है कि कंपनी और एवरी पर्सन जो कि उस वक़्त जब प्रॉस्पेक्टस इश्यू गई थी, डायरेक्टर है, उसका नाम प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन है कि फ्यूचर के अंदर ही विल बी डायरेक्टर। He's authorized to be named is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to become such director either immediately or after in interval of the time for motor of the company, और जिसने authorize the issue of the prospectus, और जो व्यक्ति as a expert as per the provision of section 26 subsection 5, तो जिस व्यक्ति ने फ्रॉड, जिस व्यक्ति ने लॉस बियर किया है, who has sustained such loss or damage as per the misstatement in the prospectus, तो इन सबको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने लॉस और डैमेज बेयर किया है। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि नॉट लेस देन 6 मंथ बट 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके साथ फाइन भी लग सकता है कि जितना इसके अंदर फ्रॉड हुआ है उसका 3 टाइम्स तक जो है फाइन जा सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं failure to refund the application money where the minimum subscription has not been received by the company within 30 days from the issue of first prospectus application money। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो जब हमने फर्स्ट प्रॉस्पेक्टस इशू किया है तो उसके 30 डेज के अंदर जो है हमें एप्लीकेशन मनी जो है रिफंड करनी पड़ेगी, या ऐसा सच अदर पीरियड विच इज फिक्स बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसी तरह क्या है कि एज पर सेबी अगर इश्यू क्लोज हो जाता है तो उसके विद इन पीरियड और 15 डेज हमें एप्लीकेशन मनी जो है उसको रिफंड करना पड़ेगा। और अगर उस पीरियड के अंदर हम एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करते, तो डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट जो है ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू रिपे दैट मनी, और उसके साथ 15% पर एनएम के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर भी वो डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु आर इन डिफॉल्ट shall be liable to pay a penalty of rupees 1000 each for each day during which such default continues। और उसी तरह मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज नेम, एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज प्रीमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और अगर वहां पे डिफॉल्ट कहलाता है तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पे ए पेनल्टी ऑफ रुपीज 1000 पर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, बट ये मैक्सिमम पेनल्टी जो है 1 लाख तक जा सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो कंपनी का नाम जो है गलत लिखते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वो साइन करते हैं बट कंपनी का नाम नीचे मेंशन नहीं करते, तो वहां पे डायरेक्टर जो होते हैं पर्सनली लायबल होते हैं। जैसे डायरेक्टर ने एक चेक साइन किया नेम ऑफ द कंपनी, और रियल नेम जो था L&R एजेंसी लिमिटेड था, लेकिन उन्होंने गलत नेम लिख लिया, तो वहां पे उस सिचुएशन के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं दे आर द पर्सनली लायबल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 216, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक या एक से ज्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है ताकि कंपनी और उसके मेंबर्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन हो सके और रिपोर्ट प्रेजेंट हो सके। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो होती है जिसके पीछे मंशा होती है कि एक्चुअल में कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, इसकी सक्सेस और फेलियर के पीछे कौन से लोग फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, या कौन से लोग जो है who are have been able to control or materially influence the policy of the गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन के केस के अंदर भी कंपनी और मेंबर्स के बीच में पर्दा उठाया जाता है। और उसी तरह होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जो है उसके अंदर भी रिलेशनशिप को जानने के लिए कॉर्पोरेट वेल जो है लिफ्ट की जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग दी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग इफ द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ए कंपनी जो है, अगर जब वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उस सिचुएशन के अंदर पता चलता है कि कंपनी जो है बिजनेस इस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रही थी कि क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर सके, या किसी और किसी और पर्सन के साथ, या वहां पे जो ऑब्जेक्टिव था लोगों को फ्रॉड करना था, तो वहां पे ट्रिब्यूनल जो है वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। और जो व्यक्ति लायबल है जो दूसरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनको वो पर्सनली लायबल ठहरा सकता है।
और उसी तरह एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल बी पर्सनली लायबल फॉर दोज व्हिच दे हैव डन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कंपनी की पावर से बाहर है, तो वहां पे एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट विल बी पर्सनली लायबल। इसी तरह हम देखते हैं जुडिशियल लॉ इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे लॉ जो है एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टर। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर वॉर का टाइम है तो उसके अंदर वेल उठाई जाती है, देखा जाए कि एक्चुअल में इस कंपनी को कौन कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। अगर कंपनी को एनमी कंट्री जो है कंट्रोल कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है पर्दा उठाया जाता है। जैसे डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड के केस में था। तो एक कंपनी जो है इंग्लैंड के अंदर सेटअप की गई, जो कि टायर जर्मन कंपनी के मैन्युफैक्चर होते थे, जो कि जर्मन कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड थी। तो वो कंपनी जो इंग्लैंड में सेटअप हुई थी, वो उन टायर को जो कि जर्मन के अंदर जर्मन कंपनी बनाती थी, उसको इंग्लैंड के अंदर सेल करना था। और जितने भी डायरेक्टर्स थे, दे ऑल वर जर्मन। तो और जर्मनी जो है वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंग्लैंड और जो जर्मन के अंदर वो ऑपोजिट थे। तो उस वक्त क्या था कि कंपनी ने ट्रेड डेट्स के लिए एक्शन किया, तो कोर्ट ने कहा कि ये एनमी कंपनी है, क्योंकि ये जर्मन नेशनल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तो कंपनी जो थी दैट वाज नॉट परमिटेड टू मेंटेन द एक्शन। Where the company is a sham, where the device of incorporation, जब कंपनी को सेटअप किया जाता है इलीगल और इम्प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए, जहाँ पे एक पर्सन जो है बोरो करता है मनी, फिर तीन अपने बेटे की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, तो लेंडर कंपनी टू रिकवर हिज लोन कैन अटैच द एसेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है इसलिए क्रिएट की गई है ताकि मतलब वहां पे एक कंपनी का पैसा जो है, तो मतलब वेयर द डिवाइस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज यूज फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। जैसे एक व्यक्ति ने पैसा उधार लिया एक कंपनी से, फिर उसने तीन डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो लेंडर कंपनी जो है कंपनी की एसेट अटैच कर सकती है। और कोर्ट जो है उन सिचुएशन के अंदर भी बेल उठाती है जहां पे कंपनी जो है लीगल और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी से बचना चाहती है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि एफजी फिल्म्स लिमिटेड एक इंग्लिश कंपनी थी, दैट वाज फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ 101 शेयर, और 90% जो थे दैट वाज हेल्ड बाय द अमेरिकन director of the United States Film Company and was held by another director, a British subject. तो कंपनी ने एक फिल्म बनाई मॉनसून, और प्रोडक्शन जो थी दैट वाज फिनांस बाय द कंपनी। तो कोर्ट ने ये माना कि कंपनी जो है ये जो फिल्म है ब्रिटिश कंपनी ने नहीं बनाई, ये जो है अमेरिकन कंपनी ने बनाई है, तो ये उसका एजेंट बन रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो है ये पर्दा उठाया जा सकता है। और उसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, जहाँ पे लगता है कि कंपनी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि रेवेन्यू जो टैक्स है उस लाइबिलिटी से बचा जा सके। जैसे सर दिनशा मैकेंजी के केस में हुआ, यहाँ पे क्या था कि एक व्यक्ति था, उसको काफी सारे ह्यूज डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा था। तो उसने टैक्स बचाने के लिए क्या किया कि चार कंपनीज क्रिएट की। हर एक कंपनी के अंदर जो थी कंपनी के बिहाफ पे उस पे इन्वेस्ट कर दी, तो डिविडेंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया गया, और उसके बेसिस पे डी को लोन दे दिया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो है टैक्स बचाने के लिए किया गया है, तो मतलब बेल उठाएगी। उसी तरह अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर रेवेन्यू, अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर लेजिस्लेशन, कई बार क्या होता है कि जो वेलफेयर की प्रोविजन है उससे बचने के लिए भी क्या होता है कि पर्दा उठाया जा सकता है। जैसे वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर वर्सेस एसोसिएटेड रबर कंपनी, तो यहाँ पे एक सब्सिडरी कंपनी बनाएगी ताकि बोनस का जो इंसिडेंस है उसको रिड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल जो है लिफ्ट की जा सकती है। और उसी तरह जैसे न्यूली कंपनी है, तो वहां पे प्रमोटर का एक्सपीरियंस देखने के लिए भी पर्दा उठाया जा सकता है ताकि कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को देखा जा सके। और उसी तरह पनिशमेंट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, तो अगर वहां पे भी उसको पनिश करने के लिए पर्दा उठाया जा सकता है। जैसे ज्योति लिमिटेड वर्सेस कन्वलजीत कौर, तो यहाँ पे एक फर्म थी जिसके दो पार्टनर्स थे, तो उन्होंने दो फ्लोर बेचने का डिसीजन लिया।
बट उसके बाद वो बैकआउट कर गए, तो कोर्ट ने उनको आगे सेल करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और वो प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। देन दे ट्राई टू सेल द फ्लोर, तो यहाँ पे भी उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर डिसोबे किया। तो यहाँ पे भी जो पर्दा है वो मतलब कुड बी लिफ्टेड।